भूतिया जामुनों की बारिश। सोनपुर नामक एक गांव था जहां शाम के समय गांव में बेहद सन्नाटा था। तभी मौसम का मिजाज अचानक से बिगड़ता है और एक बवंडर के साथ भयानक चुड़ैल आकर बोलती है। आ गई, मैं वापस आ गई। अब ऐसी तबाही मचाऊंगी कि ये लोग भी खून के आंसू रोएंगे, तड़पेंगे। बड़ी शांति से अपने घर में बैठे हैं ना, अभी मौत का तांडव मचाती हूँ। चुड़ैल के मुंह खोलते ही गांव में तेज तूफान आता है, जिससे लोगों की झोपड़ी के छप्पर भी उड़ जाते हैं। बिगड़े तूफान की वजह से लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। तभी अचानक से जामुनों की बारिश होने लगती है। ये देखकर लोग खुश हो जाते हैं। अरे देखो देखो, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या ये सच है? जामुनों की बारिश हो रही है। जामुन तो पेड़ पर हुआ करते थे। जो भी हो, पर जामुन देखकर मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो सब खाते हैं। मम्मी मम्मी, मैं भी इन जामुनों को खाऊंगी। हाँ बेटा, खा ले। इस तरह गांव के काफी लोग जामुनों की बारिश देखकर जामुन खाने लगते हैं, तो कुछ लोग टोकरी में जामुन जमा करने लगते हैं। कुछ क्षण के बाद ही यकायक लोगों की तबीयत खराब होने लग जाती है। लोग अपना गला पकड़कर चिल्ला रहे थे, तो कुछ तड़प तड़प कर अपने मुंह से झाग निकाल रहे थे। बचाओ, ये क्या हो रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये मैंने क्या खा लिया? लगता है ये मामूली जामुन नहीं थे। मम्मी मम्मी, मुझे गले में दर्द हो रहा है। पानी पानी चाहिए, पानी। हाँ बेटा, तुझे अभी पानी देती हूँ। शांत हो जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ये बोलकर सविता अपनी बच्ची को गोदी में लेकर पानी पिलाने जाती है। इतने में वह मर जाती है। तभी सविता भी उसे ले जाते मर जाती है। वहीं आसपास के जामुन खाने वाले लोग मर जाते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं जिन्होंने जामुन नहीं खाए थे। लोगों की मौत देखकर वो सब अपने घर में चले जाते हैं। ये स्थिति देखकर राकेश का परिवार बहुत डर जाता है और वो घर में आकर अपने बच्चे और बीवी को गले लगा लेता है। तभी पत्नी माया कहती है, अजी ये सब क्या हो गया? हमारे गांव में अचानक से तूफान कैसे आ सकता है, और वो भी जामुन की बारिश का? कहीं इसे खाकर ही तो लोग नहीं मर गए? मुझे भी लग रहा है, पर तुम डरो मत। पापा जामुन, यहाँ पर बहुत सारे जामुन रखे हैं। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। ये बोलकर रूही उन जामुन को लेने जाती है। इतने में माया अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। फिर भूतिया जामुन को अपने घर से बाहर फेंक देती है। कुछ दिन गुजरते हैं। चुड़ैल फिर से गांव में बवंडर के साथ आती है और अपनी जादू से भूतिया जामुन की बारिश करके कहती है, आओ गांव वालों, बाहर आओ, खाओ इन जामुनों को। मैं नहीं, तुम्हारी मौत वापस आई है और मैं तुम सबको मार डालूंगी। इन भूतिया जामुनों को तुम्हें खाना ही होगा। गांव के अधिकतर लोग बारिश का मौसम देखकर बाहर आते हैं, जहां वो देखते हैं फिर से जामुनों की बारिश हो रही है। अधिकतर लोग जानते नहीं थे कि ये जामुन भूतिया जामुन, इसलिए फिर से बूढ़े, गरीब लोग और बच्चे उन जामुन को खाने लगते हैं, जिसे खाकर फिर से उन लोगों की मौत होने लगती है। बच्चे तड़पते हैं, बूढ़ों के मुंह से जहर निकलता है। तभी मरते हुए एक बुढ़ा कहता है, अरे मैं मरने वाला हूँ। अरे बच्चों, जहरीले जामुन को मत खाना, इससे बहुत लोग मर रहे हैं। अपनी जान बचाओ, इन जामुन से दूर रहो। पता लगाओ ये कौन कर रहा है। तभी चुड़ैल वहां आकर उस बूढ़े बाबा को जबरदस्ती और जामुन खिलाकर कहती है, क्यों रे बुड्ढे, तेरी एक्सपायरी डेट आ गई है, फिर भी तुझसे मरा नहीं जा रहा। मरते मरते भी मुंह खोल रहा है। अब ठूस ये जामुन, बड़ा आया लोगों को आगाह करने वाला। तभी वो बुढ़ा मर जाता है। गांव के लोग चुड़ैल को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और डर कर अपने घर में चले जाते हैं। इस तरह 2-3 बार चुड़ैल फिर से आती है और भूतिया जामुन की बारिश करती है, जिसमें फिर से कुछ लोग मर जाते हैं। बार बार ये हादसा देखकर गांव का मुखिया तांत्रिक को बुलवा लेता है। फिर तांत्रिक गांव के बीचों बीच बैठकर चुड़ैल को एक घेरे में आने का आवाहन करता है। ओम ह्रीम क्लीम फट स्वाहा। चुड़ैल, इस घेरे में आज तुझे आना ही होगा। तांत्रिक के यज्ञ में भस्म फेंकते ही चुड़ैल उस घेरे में प्रकट हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, अबे ओ सड़े हुए केले के छिलके वाले तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने मंत्रों से मुझे यहाँ बुलाने की? तू जानता नहीं है मैं कितनी ताकतवर हूँ, देख। चुड़ैल के कहते ही भूतिया जामुन की बारिश होने लगती है। अबे ओ खजूरी चमन चुड़ैल, अपनी जुबान को लगाम दे। तुझसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। अब बता दे, तेरा ये क्या नाटक चल रहा है?
इस गांव में तूने जामुन की बारिश करी है। तेरी जामुन की बारिश से कितने लोग मर रहे हैं अंदाजा भी है तुझे? ओह रियली? शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए बुड्ढे। पूरा अंदाजा है और अभी तो और लोगों को मारूंगी, फिर तुझे भी टपकाऊंगी। तेरी ये मजाल कि तू मुझसे बहस करे, अभी बताता हूँ तुझे। ये कहते तांत्रिक अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर उस पर वार करता है। फिर चुड़ैल झटका खाकर कहती है, क्या है? क्यों मुझे करंट के झटके दे रहा है? बता दे तूने गांव में जामुन की बारिश क्यों की? क्यों लोगों को मार रही है? इन लोगों की वजह से मैं मरी हूँ। इन लोगों की वजह से मेरी बच्ची मरी है। 1 महीने पहले की बात है। मैं अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रह रही थी। उसे पालने का मेरे पास सिर्फ एक ही जरिया था, वो भी जामुन का पेड़। माँ देखो ना, हमारे जामुन के पेड़ पर कितने सारे मीठे मीठे जामुन है, हम इसे खाएंगे, तोड़ो ना माँ। तोड़ती हूँ बेटा, लेकिन थोड़े से जामुन खाना, फिर मैं इन जामुनों को बेचने जाऊंगी। ये कहकर रोशनी अपनी बेटी के लिए जामुन तोड़ देती है। उसी में से वो जामुन को मंडी में बेचने जाती है। गांव के कुछ लोग उससे दूर रहना पसंद करते थे क्योंकि वह थोड़े नीचे जाति की थी। कुछ लोग तो उससे जामुन कभी भी छीन कर खाया करते थे, तो बच्चे पीठ पीछे जामुन तोड़कर बर्बाद करते थे। इससे उसके जामुन भी कम हो जाते। रोशनी अपनी बेटी का खर्चा उन जामुनों को बेचकर ही चलाया करती थी। फिर एक दिन जमींदार यशवंत आकर कहता है, बस बहुत हो गया, तूने अपने जामुन के पेड़ से बहुत कमाई कर ली। जानती भी है ये जमीन मेरी है और अब तेरा इस पेड़ पर कोई हक नहीं है। जमींदार जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। मैंने इस पेड़ को उगाया था, मेरा खर्चा पानी इसी से चलता है, ऐसा मत कीजिए। अच्छा, तेरे पेड़ उगाने से ये जमीन भी तेरी हो गई क्या? ज्यादा ही जामुन का पेड़ कर रही है ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अब तू देख। ये बोलकर यशवंत मिट्टी का तेल लगाकर उस जामुन के पेड़ पर छिड़क देता है और उसकी आंखों के सामने जामुन के पेड़ को जला देता है। ये देखकर रोशनी बहुत रोती है। कुछ दिन बीत जाते, खाने का अब उन पर कोई जरिया नहीं था। ना उसे काम मिल रहा था, ना लोग उसकी पैसों से मदद कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों माँ बेटी भूख से तड़प कर मर जाती है। तभी रोशनी बदले की आग में चुड़ैल के रूप में वापस आकर कहती है, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मार दिया मेरी बच्ची को। हम भूख से तड़पते रहे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। इन जामुन के पेड़ की वजह से तुमने हमें मार दिया। अब इन जामुनों से मैं तुम्हें मारूंगी। अब यहाँ होगी जामुन की बारिश। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने जादू से आसमान में जहरीले भूतिया जामुन की बारिश करती है और उन जामुन को ले जाकर जबरदस्ती यशवंत को खिला देती है और कहती है, यशवंत, तूने मुझे और मेरी बेटी को मारा था ना, ले अब जामुन की वजह से तेरी मौत चंद मिनट में हो जाएगी। नहीं, ऐसा मत करो, मैं मरना नहीं चाहता। इतना कहते ही भूतिया जामुन उस पर असर कर उसे मार डालते हैं। इसके बाद चुड़ैल गांव में जाकर भूतिया जामुन की बारिश करती है, जिसे खाकर लोग मरने लगते हैं। अब समझ आया पागल तांत्रिक, क्यों किया मैंने? आखिर ये सब बदला है मेरा, बदला। ये कैसा बदला ले रही हो तुम मासूम लोगों को मारकर? तुमने बहुत गलत किया है। जिसे तुम मारना चाहती थी वो तो मर गया, अब क्यों हम सबके पीछे पड़ी हो? क्योंकि तुम लोग भी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, अब मैं बुरा बर्ताव कर रही हूँ। चुड़ैल, मैं तुझे अभी भी मौका दे रहा हूँ, खुद लौट जा कहीं, मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न करना पड़े। तुम सबको मारे बिना तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अब तो जाएगी। ऐसा कहते ही तांत्रिक अपने त्रिशूल से चुड़ैल को मार देता है, जिससे वो भस्म हो जाती है और जामुन की बारिश भी बंद हो जाती है। तत्पश्चात सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े तो हर इंसानी परिवार में चलते ही रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि भूतों और चुड़ैलों की दुनिया में भी ऐसा होता है? जी हाँ, और आज की हमारी कहानी आपको इसी का मजा दिलाएगी। विद्या के 2 बेटे थे। एक बेटी की शादी पहले ही सितारा नाम की एक चुड़ैल से हो चुकी थी। मम्मी जी, लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया मेरी प्यारी बहू। सितारा एक बहुत ही मिलनसार चुड़ैल थी। जैसे जैसे उसकी सास उसे बोलती रहती, वैसे वैसे ही वो उसका कहा मानती रहती थी। एक दिन विद्या ने सितारा से कहा, बहू, तेरे देवर के लिए एक बहुत अमीर चुड़ैल का रिश्ता आया है। मैं आज उस चुड़ैल को देखने जा रही हूँ, तो तू भी साथ चलना। जी। दोनों चुड़ैल सास बहू और दीपक उस अमीर चुड़ैल के घर रिश्ता लेकर चले गए। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि तभी कंचना की माँ ने उसे चाय बनाने को बोला।
मम्मी, घर में नौकरों की कमी है क्या? अरे इतने सारे नौकर हैं, किसी को भी बोलकर चाय बनवा लो। जरूरी तो नहीं कि मैं ही चाय बनाऊं। अरे बेटा, अपने ससुराल वालों के लिए लड़की खुद अपने हाथों से ही चाय बनाती है। अब जल्दी जा और चाय बना कर ला। उफ, ये फॉर्मेलिटीज। कंचना बड़े ही एटीट्यूड में वहाँ से उठी और चाय बनाने पहुँच गई। विद्या को उसका बर्ताव कुछ पसंद नहीं आया। माफ करना बहन, लेकिन आपकी बेटी पैसे से भले ही अमीर हो, लेकिन संस्कारों से जरा भी अमीर नहीं है। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस हमारी बच्ची बहुत नाजों में पली है ना, इसीलिए थोड़ी अपनी मनमर्जी की है और कोई बात नहीं है। ये दिल की जरा भी बुरी नहीं है, यकीन मानिए। तभी किसी के भी कुछ बोलने से पहले विद्या का बेटा दीपक बोल पड़ा। सही कहा आपने आंटी जी, मुझे भी यही लगता है और मुझे तो आपकी बेटी पहली ही नजर में पसंद आ चुकी है। अब इस दिल में कोई और जगह नहीं बना पाएगा। वाह होने वाले दामाद जी, आप तो बड़े ही रोमांटिक हो। तभी वहाँ कंचना हाथों में एक बड़ी सी ट्रे लेकर सभी के लिए चाय ले आई। लो पी लो सभी चाय। ये क्या तरीका है कंचना? इन लोगों की वजह से मुझे आज नौकर वाला काम करना पड़ा। हाँ, पिलाओ इन्हें चाय और भगाओ जल्दी से यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, हमें ये रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं। तभी विद्या की बात काटता हुआ दीपक बोल पड़ा। हमें ये रिश्ता मंजूर है। सभी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे, खुद कंचन भी। सच? शुक्रिया शुक्रिया, लीजिए सभी मुंह मीठा कीजिए। उसने सबको जबरदस्ती मिठाई खिलाई और फिर सभी वहाँ से आ गए। क्या जरूरत थी इतनी बदतमीज चुड़ैल से रिश्ता पक्का करने की? मैं कल ही जाकर सब कुछ खत्म कराऊंगी बस। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या हो गया दीपक जी? आप माँ की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हम भूत चुड़ैलों की यही तो खासियत है कि हम किसी की नहीं सुनते हैं और बुराई हमारी पहचान है। तो फिर कंचना में आखिर क्या खराबी है? मुझे वो पसंद आ चुकी है और मैं उसी से शादी करूंगा। और अगर किसी को भी इससे कोई भी परेशानी है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। दीपक ने किसी की भी बात नहीं मानी और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी कंचना से हो गई। घर में कदम रखते ही, हाँ, कितना छोटा और बेकार घर है। मेरा घर तो बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने किन भूखे नंगों के यहाँ मेरी शादी कर दी है। तुम्हें हम भूखे नंगे लगते हैं? हाँ, और आप सबसे बड़ी भूखी नंगी लग रही हो। कंचना, बस बहुत हुआ। अरे नलायक, आज तेरे ससुराल में पहला दिन है, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर। कैसे शर्म? मुझे शर्म नहीं आती। अभी आपने तो मेरा बेशर्म रंग देखा ही कहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आपके पास बस यही सवाल है, मुझे आप जैसी बोरिंग लोगों के साथ नहीं रहना है। सुनो दीपक, आज के आज इस घर का बंटवारा करो और नहीं तो मुझे भूल जाओ। दीपक कंचना के प्यार में अंधा हो चुका था। नहीं कंचना, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। इस घर का बंटवारा होगा और अभी के अभी होगा। दीपक ने किसी की भी एक नहीं सुनी और कंचना की बातों में आकर उसने तभी पूरे घर का बंटवारा कर दिया। अपने बड़े भाई के मुकाबले उसका काम ज्यादा अच्छा था, तो घर का 3/3 हिस्सा और सारी कीमती चीजें अब दीपक के हिस्से में थी। अब मुझे लग रहा है कि ये मेरा घर है। कम से कम मुझे यहाँ गरीब लोगों की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। एक माँ को उसके बेटे से अलग करके तो खुश हो रही है, नालायक चुड़ैल। आपको कितनी दफा बताना पड़ेगा कि मुझे शर्म नहीं आती है? तुम्हें अपने किए पर एक दिन जरूर पछताना पड़ेगा। एक दिन तुम्हारा ये घमंड जरूर टूटेगा कंचना। तब तुम्हें पता चलेगा कि दिल दुखना किसे कहते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया? हाँ? कंचना एक बेहद घमंडी चुड़ैल थी और उसे ये सब करके बहुत मजा आ रहा था। घर के बीच में एक दीवार बनाई जा रही थी। अभी दीवार पूरी नहीं बनी थी कि तभी दीवार के पास वो आई। अरे कहाँ हो सासू माँ, जेठानी जी कहाँ हो? माँ, लगता है कि कंचना हमें बुला रही है। बुलाने दे, अगर बुला भी रही है तो। एक बार सुन लेते हैं ना माँ, हो सकता है कि अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया हो।
पागलों वाली बातें मत कर सितारा। उस कायर को कभी भी एहसास नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर तू बोल ही रही है तो चलकर देख लेते हैं। दोनों सास बहू दीवार के पास पहुंच गई। आप दोनों बहरी हो क्या? मैं कब से चिल्लाई जा रही हूँ लेकिन आपको कोई भी असर नहीं है। क्यों बुलाया है हमें यहाँ? ओहो, ज्यादा हाइपर मत होइए, आपके फायदे की बात है। ये लो गरीबों। कंचना ने ऐसा बोलकर अपनी सास और भाभी पर नोट लुटाने शुरू कर दिए। अरे बंद कर ये सब, बंद कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बंद कर दे ये नाटक। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? बंद करो ये सब। दोनों सास बहू रोते हुए हाथ जोड़कर बैठी हुई थी, लेकिन कंचना थी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा बेटा मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, बचपन से मेरी ही हुई परवरिश, सब कुछ भूल गया वो मुझे, बस एक सुंदर बीवी के लिए। विद्या ने ये बात रोते हुए बोली और ये सारा मंजर दीपक ने दरवाजे पर खड़े होकर देख लिया था। अपनी माँ के रोते हुए बोले गए शब्द उसके दिलो दिमाग पर छा गए और वो कंचना के पास गया। कंचना, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे सुनाई देता है। बंद करो अपना ये नाटक। अरे ये क्या कोई नाटक है जो मैं इसे बंद कर दूं? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ओहो, आप चाहते क्या हो? अभी तक तो मुझे न जाने क्या हो रखा था, जो मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका था, लेकिन मेरी माँ के आंसुओं ने मुझे फिर से सही रास्ता दिखा दिया। देखो कंचना, अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और हाँ, एक और बात, अब इस घर में कोई बंटवारा नहीं होगा। ओहो, तो तुम मुझे धमका रहे हो? ठीक है, तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं ही तुम्हें छोड़ देती हूँ। अभी बुलाती हूँ मैं अपने पापा को, वो आएंगे और मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस जेल से ले जाएंगे। कंचना ने बहुत घमंड में आकर अपने पापा को फोन मिलाया, लेकिन उसके पापा ने आने से साफ इनकार कर दिया। देखो बच्ची, अपनी इस आदत को सुधार लो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना पड़ेगा। उसके पिता ने ऐसा बोलकर फोन काट दिया। कंचना का मुंह पूरी तरह बंद हो चुका था और अब उसके पास सबके साथ मिलजुल कर रहने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था। सभी को मिलजुल कर रहते हुए अब कई दिन बीत चुके थे। कंचना भी सभी के साथ रहकर काफी खुश थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।